हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज फिर देखने वाले हैं नए प्रश्न को, नए तथ्य को जानेंगे नए सिरे से। और इस पर मैं चर्चा करूँगी जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं UGC नेट के, और साथ ही BPSC TRD 4 और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाले, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सभी साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाए, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और जैसे ही ये सीरीज पूरी होने वाली है वैसे ही मैं जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं सभी मैं करवाने वाली हूँ, चाहे वो UGC नेट के पेपर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो या फिर TGT PGT 6 to 8 जितने भी अन्य DSSB जितने भी राज्य स्तरीय हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैं सभी साथ साथ करवाने वाली हूँ ये सीरीज कंप्लीट होने पर। तो चलिए, महत्वपूर्ण है, बने रहें इस चैनल के साथ, आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं प्रश्न के ऊपर। तो ये जून का है, 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र है, जैसा कि पहले होता था। अब तो हालांकि 150 प्रश्न एक ही में पूछ ली जाती है, तो चलिए सभी अवगत हैं इस बात से। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये शोरसेनी से हुआ है, ठीक है। और इस पर मैंने विस्तृत चर्चा भी किया है। हालांकि जो भी अभी हिंदी भाषा जो कि यूनिट 1 है आपका, अभी तक नहीं देखे हैं सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए। तो जितने भी हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज मैंने कराया हुआ है अपने इसी चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर से देख लें। PYQ भी है और साथ में MCQ भी करवाया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाने वाली है, तो ज़रूर से देखें उस वीडियो को। अन्य प्रश्न अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? तो ये अवहट है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। और इस पर भी मैंने विस्तृत चर्चा कल ही किया है क्रम वाइज, तो जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश में कुल स्वर थे? तो कुल स्वर 8 थे। मगही बोली है? तो ये बिहार की बोली है मगही। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो ये इतिहास विशेष पे आधारित होता है। पुष्पदंत कवि थे? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश रचना किसकी है? तो ये शरहप्पा की है, ध्यान रखना है, जो कि प्रथम सिद्ध कहलाए, और हिंदी के प्रथम कवि भी इनको कहा गया है राहुल संस्कृतायन के द्वारा, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। आगे है कि काव्य की रीति शिखी सुकवीन सुदेखी सुनी बहुलोक की बातें, तो ये भिखारीदास द्वारा कही गई है। चलिए अन्य प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ तो शायद चलिए अब दिखता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि हरि रस पिया जा नहीं जे कबहू ना जाए खुमार, मैं ममता घूमत फिरे ना ही तन की सार। तो इन पंक्तियों में कवि हैं? तो ये कबीरदास जी हैं, ठीक है, कबीरदास जी की ये पंक्ति है, ध्यान रखना है। देव कवि की रचना है भाव विलास भवामी विलास, ठीक है। तो विलास विलास लास्ट में इनके लगे रहते हैं रचना के लास्ट में, और अन्य भी ऐसे रचना है जो कि आपको ध्यान रखना है। साहित्य लहरी किसकी है? तो ये सूरदास की है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र जो कि विठल नाम के नाम से जाने जाते हैं, तो विठल नाथ जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवियों को रखा गया था। 4 जो थे वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विठल नाथ जी जो कि उनके पुत्र थे, तो इन्हीं के थे, तो ध्यान रखना है वो 8 कवि। चलिए आगे देख लेते हैं। शकी संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो स्वामी हरिदास जी थे। आगे है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो हनुमान
बाहु की। बाहु पीड़ा से जब वो ग्रसित थे तो इन्होंने ये रचना रची थी। आगे है कि मृगावती रचना है तो ये कुतवन की है मृगावती, 1503 की ये रचना है। साथ में ध्यान रखना है क्योंकि मैं डेट पीरियड जो है साथ साथ बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण होगा वो साथ में मैं डिस्कस कर देती हूँ। अगला है कि श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुक्त वीरति विवेक रचना है तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ली गई है, तो ध्यान रखना है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी है। आगे है कि शब्द शक्ति के विषय में कथन है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन लीन होगा। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। नवीन है तो ऐसा नहीं कि बेनी प्रवीण को आपको लगा देना है या नवीन कवि को, लेकिन नहीं, ये देव कवि की है। ठीक है, शब्द शक्ति के विषय में। आगे है कि रसराज, रसविलास, ललित ललाम तथा छंदसार में से मतिराम का ग्रंथ नहीं है, तो ये छंदसार नहीं है क्योंकि ये पिंगल कवि की है, तो ध्यान रखना है। बाकी सभी उन्हीं की है। मतिराम की रसराज है, रसविलास है, ललित ललाम है, ये महत्वपूर्ण रचना है मतिराम का। रीतिमुक्त कवि नहीं है, तो ये पद्माकर नहीं है। रीतिमुक्त ये जो है रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आएंगे, और रीतिमुक्त जो है घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव, ये सारे जो हैं ठाकुर, ये रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5-6 नाम जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चंडी चरित्र रचना है तो ये गुरु गोविंद सिंह की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है चंडी चरित्र, तो ध्यान रखना है। आगे है कि ज्यों ज्यों बसे जात, दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात, मन मुकुर हमारे में। तो भ्रमर गीत प्रसंग से है और ये वज्र भाषा संबंधी, ये वज्र भाषा है और भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित पंक्तियाँ जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है, क्योंकि ये इन्होंने संपादित किया है भ्रमर गीत सार को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, मेरे पास भी है, काफ़ी अच्छी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासिकेत उपाख्यान, दृष्टांत सागर में से गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। तो ये नासिकेत उपाख्यान का हुआ था, सदल मिश्र की ये रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जुड़े हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज से, और नासिकेत उपाख्यान का रचना भी उन्होंने वहीं किया है। तो सदल मिश्र को ध्यान में रखना है, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ध्यान में रखना है, जो कि मैंने बताया है आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निसहाय हिंदू उपन्यास है तो ये राधा कृष्ण दास जी का है। अगला प्रश्न है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता संवर में से श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है, तो महारानी पद्मावती नहीं है, बाकी इन्हीं की नाटक है। अगला प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था, तो ये 1863 ईस्वी में किया था। भारतेंदु का नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, तो कौन सा है, तो ये भारत दुर्दशा है, ध्यान रखना है। प्रबोध चंद्रोदय ध्यान में रखना है, ये भी आपको साथ में। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट संपादन कर्म से जुड़े थे, तो हिंदी प्रदीप देख सकते हैं कि किस तरह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था, जैसा कि पिछले प्रश्नों के ऊपर जब चर्चा किया था मैंने, तो प्रश्न किस तरह से है, जो शुरू से देखे होंगे PYQ रिवीजन सीरीज को, तो उन्हें जो है पूरे पैटर्न को अगर ध्यान से देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि पहले प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे थे, लास्ट में किस तरह से, बीच वाले प्रश्न में और पहले के प्रश्न में कितना अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको रिवीजन सीरीज आप ज़रूर से देखें, और जितने भी प्रश्न अभी तक हुए हैं मैं सारे कंटिन्यूअस आपको करा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत तथा अंधा युग में से कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है, तो ये अग्निलीक नहीं है। ठीक है, अग्निलीक नहीं है। बाकी प्रिय प्रवास
कृष्ण से संबंधित है, भ्रमर दूत भी है, अंधा युग भी है, अग्निलीक नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलीक, जो कि राम कथा पे है। चलिए अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला पंक्ति है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि हैं जो कि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला फिर वही है, पंक्ति है, धिक धिक आए धिक धाये तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। ये देखिए कि तुलसीदास जो रचना है निराला की, ये तुलसीदास से ली गई है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में किसने ये मत दिया है, तो आगे का है। अनंत देवी नाटक की पात्र हैं, तो ये स्कंद गुप्त, ठीक है, अनंत देवी जो है स्कंद गुप्त नाटक की पात्र हैं। मिलन पथिक नहुस तथा स्वप्न में से रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है, तो ये नहुस नहीं है, बाकी खंड काव्य हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मुन्नी मोबाइल उपन्यास है, तो ये प्रदीप सौरभ का है, 2011 का है ये उपन्यास, ध्यान में रखना है साथ ही। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि पिंजरे में मैना आत्मकथा है। सबसे पहले इसकी जो विधा है ये ध्यान में रखना है कि पिंजरे में मैना चंद्र किरण सोनरिक्शा का आत्मकथा है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, मंगल का विधान करने वाले दो भाव बताया गया है। किसने बताया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। और ये दो भाव कौन से हैं, आप अगर चिंतामणि के भागवन में जो कविता क्या है लगा हुआ है, अगर आप पढ़े होंगे, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, और आप अगर गंभीर विद्यार्थी होंगे तो आप ज़रूर ही पढ़े होंगे, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप डीपली पढ़ते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि गंभीर स्टूडेंट ही इतने गंभीर भाव रखते हैं किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य की प्राप्ति कि उन्हें प्राप्त हो जाए। तो आप अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर से बताइएगा कि ये दो भाव कौन से हैं, रामचंद्र शुक्ल ने दो भाव कौन कौन से बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, टी.एस. इलियट के द्वारा कही गई है। ये जो युक्ति है हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विश्वनाथ जी का शत्रोदिकादा खंड शव प्रकाशानंद चिन्मय वेदांत स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैशित्य प्रमा त्रिभि स्वकारवद भिन्न त्वे अन्याय मासवदते रस। कितना बड़का ये है कि मतलब देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा वर्ड भी है इसमें, और बड़ा बड़ा जो है शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि संस्कृत के ये शब्द हैं। तो रस के विषय में उपयुक्त स्थापना की है, तो ये विश्वनाथ जी की है। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा सांप शकुंतला की अंगूठी तथा आषाढ़ का एक दिन में से कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है, तो शकुंतला की अंगूठी जो है कालिदास से संबंधित नहीं है, बाकी जो है कालिदास पे ही आधारित नाटक हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यक वादों का सही अनुक्रम है, तो छायावाद होगा, फिर प्रगतिवाद होगा, फिर प्रयोगवाद होगा, फिर प्रपद्यवाद होगा, और प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद की संज्ञा दी जाती है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। छायावाद 1936 से है, प्रगतिवाद जो है 1948 से है, प्रयोगवाद जो है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रयोगवाद का जो तार सप्तक का संपादन हुआ था तो 1943 से हुआ था, लेकिन इस कर्म को आपको बखूबी ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो सूरदास आएंगे पहले, फिर केशवदास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सोहनलाल द्विवेदी।
तो देख सकते हैं कि सभी युग से यहाँ पर जो है कवि हैं लगाए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि रचनाकार की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो कुवलय माला कथा 9वीं शती से है, राहुल वेल जो है 10वीं शती से है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शती का है, और वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर का है ये 14वीं शती का है, और ये दामोदर शर्मा का है। राहुल वेल जो है रोडा कवि का है। कुवलय माला जो है उद्यतन सूरी का है। तो सभी का मैंने साथ साथ आपको बता दिया, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रिय प्रवास हरिओद का है जो कि 1914 का है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है 1931 का। तुलसीदास 1938 का है जो कि निराला का है। और कृष्णनायन जो है द्वारका प्रसाद का है जो कि 1942 का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर दिनकर की कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। मिट्टी की ओर 1946 का है। संस्कृति के 4 अध्याय 1964 का है। वट पीपल 1972 का है। और दिनकर की डायरी अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। विराटा की पद्मिनी, चित्रलेखा बूंद और समुद्र और सुहाग के नुपुर। बूंद और समुद्र तो 1956 का है, और सुहाग के निपुर जो है 1960 का है। चित्रलेखा जो है 1934 का है। और विराटा की पद्मिनी जो है ये 1900 यानी कि 30 से पहले की है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का अनुक्रम पूछा जा रहा है। सेवा सदन जो कि 1918 का है। रंगभूमि 1925 का है। गबन 1931 का है। गोदान जो है 1936 का है, और ये लास्ट उपन्यास है। और इसके बाद भी एक उपन्यास उन्होंने लिखा था प्रेमचंद्र जी ने, जो कि अधूरा रह गया, उसका नाम था मंगलसूत्र, ठीक है, जो बाद में 1948 में उनके बेटे ने पूर्ण किया था। चलिए अगला प्रश्न है। रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो बड़े भाई साहब ये भी 1934 का है। वापसी 1960 का है। डेमोफिल जल रहे हैं 1978 का है। पाल गोमरा का स्कूटर ये उदय प्रकाश का है जो कि 1997 का है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम बताना है। तो द्रौपदी है 1972, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1986 का है। और शकुंतला की अंगूठी जो है ये 98 का है, शायद कंफर्म याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। पल्लव जो कि 1928 का है। कमायनी 1935 का है। दीप शिखा 1942 का है। और कुकुर मुत्ता जो है ये भी 1942 का है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि दीप शिखा की रचना पहले हुई थी और कुकुर मुत्ता की बाद में। तो जो महीना है वहाँ पे डिफरेंट है, हालांकि सन जो है दोनों की सेम है। दीप शिखा भी 42 की है और कुकुर मुत्ता भी 42 की है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रचना काल के आधार पर आगे की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो भग्नदूत जो है 1933 का है। हरी घास छनबर 1939 का है। बावरा अहेरी 1954 का है। आंगन के पार द्वार जो है 1961 का है। तो सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे की रचनाओं का क्रम है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो श्रीधर पाठक जो हैं ये 1959 ईस्वी के हैं। मैथिली शरण गुप्त 1986 के हैं। दिनकर जो है 1908 ईस्वी इनका बर्थडे है, जन्मदिन। और अज्ञे जो हैं ये 1911 में जन्मे हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया, हालांकि यहाँ पर मेंशन तो नहीं है। तो 1959, मैथिली शरण गुप्त जो है 1986, दिनकर जो है 1908 और अज्ञे जो हैं 1911, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है।
लेखक, रचनाकार और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रहने देती हूँ। फिर कल मैं नए सीरीज के साथ आऊँगी और कल फिर नए प्रश्नों को देखेंगे और हल करेंगे, और डिस्कशन भी मैं साथ साथ करती जाती हूँ प्रश्नों पर, तो आपको समझने में भी और ध्यान में रखने में भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है फिर भी, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और फिर आपके कमेंट पर मैं अगला जो है डिस्कशन आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहें चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसे ज़रूर। चलिए, थैंक यू।